नमस्कार मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, फिर आज आपको रत्न ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, मैं फिर आज आपको श्री सेवंत लेके आया हूँ, जो सुपर 30 श्री सेवंत, जो बहुत ही लाभकारी होने वाली है जो क्लास आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका अभी वर्तमान समय में ढेर सारे एग्जाम है और सभी एग्जामों के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज करवाने वाला हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग इस चैनल को प्यार बनाए रहिए और कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, आइए हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्या है, किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई क्या है। किसी पदार्थ की जो मात्रा की मौलिक इकाई की बात किया जा रहा है, पदार्थ की मौलिक इकाई की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पदार्थ की मौलिक इकाई की मात्रा क्या है। देखिए यहाँ पर पदार्थ की मौलिक इकाई की बात किया जा रहा है। ठीक है, इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा मोल हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? मोल हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ठीक है। जो कैंडेला है, ज्योति तीव्रता का आयतन मात्रा किसका है? ज्योति तीव्रता। याद रखिएगा, कैंडेला किसका है? ज्योति तीव्रता का आयतन मात्रा है। केल्विन से ताप मापा जाता है। केल्विन से क्या मापा जाता है? और मीटर से दूरी मापा जाता है। याद रखिएगा। उसके बाद आपको एक मोल बराबर जो होता है, एक मोल बराबर 6.022 गुण में 10⁻23। ठीक है ना, ये आपका आयतन में होता है। ठीक है, ये होता है आयतन में, कहिए। ठीक है, ये आपका हो जाता है। ठीक है ना, एक मोल बराबर 6.022 गुणे 10⁻23 मीटर आपका ये हो जाता है। ठीक है, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। ठीक है, ये जो होता है एक मोल बराबर 22.4 लीटर का भी होता है। एक मोल बराबर आपका, याद रखिएगा, 22.4 लीटर भी होता है। ठीक है, ये लीटर में होता है। एक मोल बराबर 22.4 लीटर और एक मोल बराबर 6.22 गुणे 10⁻23 होता है। ये आपका आयतन में होता है। किसमें होता है? आपका ये आयतन में होता है। ठीक है, अणु या परमाणु में होता है। याद रखिएगा, ये आपका अणु में भी होता है या परमाणु में भी होता है। याद रखिएगा ये चीज। ठीक है ना, 6.022 गुणे 10⁻23 आयतन अणु परमाणु में होता है। एक मोल बराबर 22.4 लीटर में होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है वायर वाउंस वेरिएबल रेसिस्टेंस के किस नाम से जाना जाता है। देखिए वायर है, वाउंस वेरिएबल रेसिस्टेंस को किस नामों से जाना जाता है। ये जो नाम है आपका रियोस्टेटेज है। क्या है? रियोस्टेटेज। ये रियोस्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, प्रतिरोध। ठीक है ना, ये प्रतिरोधक है। प्रतिरोध जो होता है ओम का ऐसा मात्रक होता है। प्रतिरोध किसका ऐसा मात्रक होता है? आपका ओम का। याद रखिएगा, प्रतिरोध किसका ऐसा मात्रक होता है? तो ओम का आपका ऐसा मात्रक होता है। कहता है धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। ठीक है ना, जो धातु है ना उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जो धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है धातु में, ठीक है ना, धातु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का आकार जो होता है वो आपका टेढ़ा मेढ़ा होता है। किस प्रकार से होता है? टेढ़ा मेढ़ा होता है। याद रखिएगा, धातु में जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो आपका टेढ़ा मेढ़ा होता है। किस प्रकार से होता है? तो टेढ़ा मेढ़ा उसका आकार होता है धातु में। याद रखिएगा ये चीज। ठीक है ना, और एक चीज और याद रखिएगा, आपका जो होता है समान आवेश में प्रतिकर्षित होता है। समान आवेश जो होता है समान आवेश में प्रतिकर्षित होता है। याद रखिएगा, समान आवेश में क्या होता है? प्रतिकर्षित। याद रखिएगा, समान आवेश में क्या होता है? प्रतिकर्षित होता है। असमान आवेश होता है, असमान आवेश, असमान आवेश में, असमान जो आवेश होता है वह आपका क्या होता है? याद रखिएगा, असमान आवेश में आपका, ठीक है, असमान आवेश में आपका हो जाता है आकर्षित। क्या हो जाता है? आकर्षित। आकर्षित क्या पढ़िएगा? आकर्षित। ठीक है ना, देखिए आपका धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा होता है। समान आवेश में आपका प्रतिकर्षित हो जाता है और असमान आवेश में आकर्षित। याद रखिएगा, असमान से आकर्षित, असमान से आकर्षित याद रखिएगा, समान से प्रतिकर्षित याद रखिएगा। देखिए कहता है किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय क्या कहलाता है। देखिए किसी वस्तु के द्वारा, किसी भी वस्तु के द्वारा एक दोलन में पूरा करने में लिए गए समय क्या कहलाता है। देखिए ये जो समय है आपको क्या कहलाता है? याद रखिएगा, आंसर में जो दिया हुआ है ये आपका आवर्त काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवर्त। किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय क्या कहलाता है? आवर्त काल कहलाता है। ठीक है ना, आवर्त काल। ठीक है ना,
आवृत्ति का जो एसआई मात्रक जो होता है, याद रखिएगा, आवृत्ति का एसआई मात्रक वो आपका हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है, याद रखिएगा। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, ठीक है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, ठीक है। और ये जो आपका आंसर दिया हुआ आवर्तकाल हो जाएगा। कहता है एम सेल में अधिकतम कितने की समायोजित किया जा सकता है? एम सेल होता है, जैसे सेल जो होता है आपका 4 प्रकार से अधिक भी होता है, और 4 प्रकार के सेल की अगर हम लोग बात किया जाए, सेल होता है आपका के, एल, एम और एन, ठीक है। के, एल, एम, एन, ठीक है, इस प्रकार का सेल होता है। और ये सेल में जो होता है, ठीक है ना, जो परमाणु संख्या जो भरा जाता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो भरा जाता है सेल में आपका, कहता है एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन की संयोजित किया जाता है? तो के सेल में आपका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। एल सेल में आपका 8 हो जाएगा, एम सेल में आपका 18 हो जाएगा, एन सेल में आपका 32 हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो है सेल का ज्ञात बॉरबेरी नाम का वैज्ञानिक क्या कहता है? कौन क्या था? बॉरबेरी। कौन क्या था? बॉरबेरी नाम का जो साइंटिस्ट है, इसने क्या था, इसका जो फॉर्मूला निकालने का होता है 2n²। क्या होता है? 2n², याद रखिएगा। ये जो एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन की समायोजित किया जाता है, कि बॉरबेरी नामक वैज्ञानिक ने 2n² के से ज्ञात किया था। 2n² में n क्या है? इसका कक्षा है। n क्या है? कक्षा है। मान लीजिए आपका 1 कक्षा होगा, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 बराबर 2 हो जाएगा। अगर कक्षा आपका 2 है तो 2 गुने 2 का स्क्वायर कीजिएगा, आपका 2 गुने 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? 8। इस प्रकार का मतलब दूसरा में हो जाएगा, एल में हो जाएगा 8, के में हो जाएगा 2 और एम में हो जाएगा 18 और 9 एन में हो जाएगा 82। इस प्रकार से इसको आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, पहला जो कक्षा होता है उसमें 2 होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दूसरा में 8 होता है, तीसरा में 18 होता है, और एन में जो होता है वो आपका 32 होता है, ठीक है। याद रखिएगा, याद सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर वो हो सकता है कक्षा आपका 5 में पूछा जा रहा है तो आपको इसे करके निकालना है कक्षा 5 के लिए। अगर 5 है तो 5 इसे निकालिएगा, ठीक है। इस प्रकार से इस फॉर्मूला पर निकालना है, ठीक है। 2n² के फॉर्मूला पर जिस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा, इससे आप जानकारी ले सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। कहता है एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो तत्व में सेल कितना है? देखिए, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है। सबसे पहले देखिए परमाणु संख्या कितनी है? 13 है। जो परमाणु संख्या 13 होता है वो एल्युमिनियम होती है। क्या होती है? एल्युमिनियम। याद रखिए, एल्युमिनियम धातु की परमाणु संख्या कितनी होती है? 13। सबसे बड़ी बात है, इसको हम, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या कॉलम में तोड़ेंगे तो 283 हो जाएगा। 283 का हो जाएगा, क्योंकि पहला कॉलम में कितना होना चाहिए? 2। पहला कॉलम में कितना होना चाहिए? 2। दूसरा कॉलम में कितना हो जाना चाहिए? मतलब पहला कॉलम में 2, तीसरा कॉलम, दूसरा कॉलम में 8 और तीसरा कॉलम क्या होना चाहिए? 3। देखिए, ध्यान दीजिए, पहला कॉलम किसके अनुसार? के अनुसार। के में क्या होगा? 2। एल में कितना हो जाएगा? 8। और के एल एम में कितना हो जाएगा? इसके अनुसार 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। इसके हिसाब से ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये इसके अनुसार आंसर है। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 इस तत्व में कितने सेल बनेंगे? तो 283। क्या बनेगा? 283। तो पहला में, या अगर पहले में आपसे पूछा जा रहा है तो 2 हो जाएगा, सॉरी, पहला में पूछा जाएगा तो 2 हो जाएगा, और दूसरा में पूछा जाएगा 3, तो तीसरा में अगर है तो इसको परमाणु संख्या के हिसाब से तोड़ कर हम बता सकते हैं कि क्या हो जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर परमाणु संख्या 13 है, इसके अनुसार क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। गैस की भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, ताप के बढ़ने में ताप के घटने में। गैस की जो भौतिक अधिशोषण की मात्रा जो बढ़ती है आपका, गैस की भौतिक अधिशोषण की जो मात्रा बढ़ती है, ये आपको ताप के घटने पर बढ़ती है। कैसे होती है? ताप के घटने पर बढ़ती है। क्या है? ताप के घटने पर बढ़ती है। याद रखिएगा, ताप के घटने पर ये मात्रा बढ़ती है आपका, ठीक है। ताप के घटने पर बढ़ती है, ठीक है। गैस की जो भौतिक अधिशोषण की मात्रा है वो ताप के घटने पर बढ़ती है। पदार्थ की जो अवस्था होती है 5 प्रकार की होती है। पदार्थ की जो अवस्था है वो 5 प्रकार की अवस्था है, ठीक है। जिसमें आपका ठोस होता है। क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ठोस आपका होता है, द्रव्य होता है और गैस होता है। आप सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपका चौथा जो अधिकांशतः पूछा जाता है, चौथा प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और पांचवा जो पदार्थ की अवस्था होता है वो आपका क्या कहलाता है? बॉस आइंस्टीन। क्या कहलाता है पांचवा अवस्था? बॉस आइंस्टीन। पूछा जाता है पदार्थ की पांचवा अवस्था, चौथा अवस्था।
तो पांचवा जो अवस्था है बोस-आइंस्टीन संघनन कहलाता है, बोस-आइंस्टीन संघनन कहलाता है, ठीक है ना। तो बोस-आइंस्टीन संघनन है निम्न ताप की अवस्था है, क्या है, निम्न ताप की अवस्था, ये भी पूछा जा सकता है। निम्न ताप की अवस्था क्या है, बोस-आइंस्टीन, और उच्च ताप की अवस्था क्या है, प्लाज्मा, उच्च ताप की अवस्था क्या है, प्लाज्मा, याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, कहीं कहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। पदार्थ की जो अवस्था ठोस द्रव गैस सबको पता है। चौथा याद रखिएगा प्लाज्मा जो उच्च ताप की अवस्था है, और बोस-आइंस्टीन जो संघनन है निम्न ताप की अवस्था है, ठीक है ना। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम के दृष्टिकोण से अधिक जानकारी रखना उचित होता है, जो आपको बहुत ही यूजफुल रहेगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है चेचक किस वायरस के कारण होता है, ठीक है ना। ये चेचक, ये जो चेचक है, चेचक के टीका जो खोज करता है वो एडवर्ड जेनर है। कौन है, एडवर्ड जेनर, याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर। चेचक के टीका को खोज करता कौन है, एडवर्ड जेनर। चेचक किस वायरस के कारण होता है, वेरिसेला वायरस के कारण होता है। किसकी वजह से होता है, वेरिसेला वायरस के कारण आपका चेचक होता है। या एडवर्ड जो जेनर है ये आपका कौन है, जो चेचक के टीका का खोज करता है। तो हम लोग आज कुछ, ठीक है ना, ये आपका जो है यहाँ पर हम लिख देते हैं एडवर्ड जेनर, ठीक है ना, क्या है, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर, ठीक है ना। हम आज, ठीक है ना, आज हम लोग कुछ विशेष जानकारी प्राप्त हुई चेचक किस वायरस के कारण होता है। तो हम लोग कुछ रोग के बारे में जानेंगे, ठीक है, कुछ रोग के बारे में जानेंगे नाम, ठीक है। देखिए कुछ रोग के बारे में नाम जानेंगे और आपका वायरस के नाम जानेंगे। क्या जानेंगे, वायरस के नाम, याद रखिएगा, वायरस के नाम और रोग, ठीक है ना। जैसे आप सुने होंगे, देखे होंगे, जो एड्स जो होता है ना आपका, एड्स आपका HIV वायरस से होता है। क्या होता है, HIV, याद रखिएगा, HIV वायरस, ठीक है। एड्स आप किससे होता है, HIV वायरस से होता है। उसके बाद डेंगू ज्वार का नाम सुने होंगे, डेंगू ज्वार बड़ा प्रचलित है, डेंगू ज्वार, ठीक है। ये मादा एंडीज मच्छर के काटने से होता है। किसको काटने से होता है, ठीक है, मादा एंडीज मच्छर के काटने से होता है, जिसको अरबो वायरस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अरबो वायरस, क्या बोला जाता है, अरबो वायरस, याद रखिएगा, इसको बोला जाता है अरबो वायरस, ठीक है। डेंगू ज्वार होता है अरबो वायरस के वजह से होता है, ठीक है। पोलियो जो होता है आपका, पोलियो का नाम सुने होंगे, पोलियो जिंदगी के लिए 2 बूंद, पोलियो जिंदगी के लिए 2 बूंद, ये जो आपका होता है पोलियो मेलाइटिस वायरस, पोलियो मेला मेलाइटिस वायरस, याद रखिएगा, पोलियो मेलाइटिस वायरस से होता है। उसके बाद इन्फ्लुएंजा होता है, मिक्सो वायरस, नाम सुने होंगे आप लोग, इन्फ्लुएंजा जो होता है ये आपका मिक्सो वायरस, क्या होता है, मिक्सो वायरस, किसके वजह से होता है, मिक्सो वायरस, ये जो मिक्सो वायरस के वजह से ये सब होता है, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ेंगे। उसके बाद आपका, ठीक है, कुछ इन्फ्लुएंजा आपका हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे छोटी माता, नाम सुनेंगे आप लोग, देखिए छोटी माता, नाम सुनेंगे, छोटी माता। देखिए हम लोगों को घर में जब छोटी माता किसको कहते हैं देहाती भाषा में, चेचक को, किसको कहते हैं, चेचक, छोटी माता। ये छोटी माता होता है ना आजकल, तो क्या करते हैं, नीम का पत्ता, तो क्या करते हैं, सफेद वस्त्र पहना के पूजा पाठ करते हैं। लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा, आज जमाना आ गया साइंस का, ठीक है, किसका जमाना है, साइंस का। तो अगर छोटी माता हो जाए आराम से उसका इलाज करवाओ, उसको जस्ट उसको ठीक करवाओ, क्योंकि यह जो छोटी माता होता है आपका वेरिसेला वायरस के वजह से होता है। किसके वायरस के वजह होता है, वेरिसेला नामक वायरस की वजह से। किसके वजह से होता है, वेरिसेला नामक वायरस की वजह से, याद रखिएगा, किसकी वजह से होता है, वेरिसेला नामक वायरस की वजह से आपका चेचक होता है, ठीक है ना। छोटी माता वेरिसेला वायरस की वजह से होता है, ठीक है ना। उसके बाद नाम सुने होंगे बर्ड फ्लू, क्या होता है, बर्ड फ्लू। ये बर्ड फ्लू जो होता है ये H5 और N1 वायरस की वजह से होता है, बर्ड फ्लू। अधिकांशतः यह मुर्गियों में बीमारी देखने को मिलता है, कहाँ पर, मुर्गियों में देखने का मिलता है ये बीमारी, ठीक है। उसके बाद है आपका स्वाइन फ्लू, क्या है, स्वाइन फ्लू। ये जो स्वाइन फ्लू है आपका, स्वाइन फ्लू, ये H5 और N1 से वायरस के से होता है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग इतना सारा जानकारी प्राप्त किए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी जीवाणु संरचना मानव के आंतों में रहती है। देखिए जीवाणु जो होता है ना मानव के आंत में भी होता है। देखिए
कुछ जीवाणु जो है मानव के आंत में भी होता है, याद रखिएगा। तो मानव के जीवाणु जो आंत में रहता है उस जीवाणु का नाम है, देखिए, एस्चेरिचिया कोलाई। क्या नाम है? एस्चेरिचिया कोलाई, याद रखिएगा। मानव के जो आंत में जो जीवाणु रहता है उसका नाम है एस्चेरिचिया कोलाई, जो मानव के जीवाणु के आंत में रहता है। देखिए हम आगे पढ़ेंगे एस्चेरिचिया कोलाई जो मानव के जीवाणु के आंत में रहता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कहता है निम्न कौन सा रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचरित नहीं होता है? टाइगर मच्छरों के द्वारा संचरित नहीं होता है। एक मच्छर है टाइगर मच्छर संचरित नहीं होता है, तो आपका जापानी है, जापानी एन्सेफेलाइटिस। जो जापानी एन्सेफेलाइटिस रोग है वह क्या आता है? टाइगर मच्छर के द्वारा संचरित नहीं होगा। मच्छर का क्या नाम है? सोचिए, टाइगर। मच्छर का क्या नाम है? टाइगर। टाइगर मच्छर के द्वारा संचरित नहीं होता है, तो जापानी जो एन्सेफेलाइटिस रोग है ये टाइगर मच्छर से नहीं होता है। याद रखिएगा, टाइगर मच्छर से ये नहीं होता है। ये कहाँ अधिकांशतः पाया जाता है? धान की खेतों में। ये मच्छर कहाँ पाया जाता है? धान की खेतों में ये मच्छर अधिक पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है, ठीक है, आपका जो मलेरिया जो होता है, मलेरिया का नाम आप लोग सुने होंगे ना। मलेरिया किसके वजह से होता है इसका जानकारी दे देते हैं। मलेरिया जो होता है मादा एनोफ्लेजी मच्छर को काटने से, मादा एनाफ्लेजी मच्छर के काटने से क्या होता है? मादा एनोफ्लेजी मच्छर के काटने से होता है कौन चीज? आपका मलेरिया। मादा और नर का मतलब होता है पुरुष, मादा का मतलब क्या होता है? महिला। नर मतलब पुरुष और मादा मीन से महिला। मादा मीन से महिला, नर मीन से पुरुष। ये मादा को काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है। याद रखिएगा, मादा काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है। मादा एनोफ्लेजी मच्छर को काटने से मलेरिया होता है। उसके बाद है आपका सोने की बीमारी। एक बीमारी का नाम है सोने की बीमारी, ठीक है ना। ये सोने की जो बीमारी है ना, इस सीसी मक्खी के काटने से होता है। सीसी मक्खी का नाम है सीसी मक्खी। क्या नाम है? सीसी मक्खी के काटने से सोने की बीमारी होती है। उसके बाद कालाजार का भी नाम सुने हैं, कालाजार, ठीक है ना। कालाजार जो होता है बालू मक्खी के काटने से होता है। कौन सा मक्खी? बालू मक्खी। याद रखिएगा, बालू मक्खी से कालाजार आपका होता है, ठीक है ना। फाइलेरिया का नाम आप सुने होंगे, फाइलेरिया क्या है? फाइलेरिया जो आपका होता है तो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। कौन सा मच्छर? क्यूलेक्स मच्छर को काटने से फाइलेरिया होता है। उसके बाद है आपका फाइलेरिया के बाद डेंगू जो होता है आपका, डेंगू होता है वह मादा एंडीज मच्छर के काटने से होता है। कौन सा मच्छर? मादा एंडीज मच्छर के काटने से आपका मलेरिया होता है। याद रखिएगा। इस प्रकार से ये सब जानकारियां आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और बहुत ही शानदार और जानदार क्लास होती है। इसलिए अपने दोस्तों को भेजिए। मुश्किल से बोलते हैं ना 15-20 मिनट में जो भी क्वेश्चन होगा उससे एक क्वेश्चन से आप अधिक जानिएगा। कहते हैं निम्न में कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? देखिए मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, ठीक है ना, ये हमारा जो मस्तिष्क है, ये हमारा मस्तिष्क का सबसे जो बड़ा भाग है उसको क्या बोला जाता है? उसे सेरेब्रम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और सबसे बड़ा भाग के साथ ये विकसित भाग भी है। कौन सा भाग है? विकसित भाग या अग्रभाग भी कह सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जो सेरेब्रम है ये मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग और अग्रभाग भी कहा जाता है, ठीक है ना। सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे, ठीक है ना, विकसित और अग्रभाग है, ठीक है। उसके बाद इसी में जो होता है आपका यादाश्त भी रहता है। कहाँ रहता है? यादाश्त भी रहता है, ठीक है ना। ये सब याद रखिएगा। उसके बाद है थैलेमस। ये थैलेमस क्या है? ये आपको क्या करता है? ठंड का, ध्यान दीजिएगा, ठंड का, गर्मी का, ठीक है, ठंड और गर्मी का। थैलेमस किसका है? ठंड, गर्मी और दर्द का अनुभूति कराता है, ठीक है ना। अनुभूति क्या कराता है? अनुभूति कराता है। मतलब आपको जो गर्मी लगता है, ठंडी लगता है और जो दर्द होता है, इसको जो हमारे शरीर के जो अनुभूति करवाता है, जानकारियां दिलाता है, वह थैलेमस जानकारी दिलाता है। कौन दिलाता है? थैलेमस क्या आता है? ठंडा, गर्मी और दर्द का अनुभूति होता है। सेरेब्रम विकसित, मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है, अग्रभाग है। सेरी जो बेलम है, देखिए सेरी बेलम के बारे में बता रहे हैं आपका। सेरी बेलम जो है आपका, ये क्या है? आपका सेरिबेलम जो है आपका, ध्यान देखिए, सेरिबेलम के बारे में बता रहे हैं। ये शरीर को संतुलन बनाने में काम रखता है। क्या करता है?
शरीर को संतुलन बनाने में काम रखता है, सेरिबेलम, याद रखिएगा। इस शरीर को क्या करता है, शरीर को संतुलन बनाने में काम रखता है, शरीर को संतुलन बनाने में काम रखता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपने कितना ज्यादा जानकारी जाने और समझे, जो सेरिबेलम है आपका, सेरिबेलम देखिए गौर कीजिएगा, सेरिबेलम शरीर को संतुलन बनाए रखने में जानकारी देता है। सेरेब्रम या मस्तिष्क का विकसित भाग है और अग्रभाग है। आपका थैलेमस जो है वो ठंड, गर्मी और दर्द का अनुभूति करवाता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है ऐसे जंतु को जिसके अंदर बाह्य जीन्स प्रवेश कराई गई हो, मतलब बाह्य जीन्स प्रवेश कराई गई, उसे हम क्या कहते हैं, उसको ट्रांसजेनिक कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक। क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसजेनिक। क्या बोलेंगे उसको, ट्रांसजेनिक बोलते हैं। और इसमें याद रखिएगा, ठीक है, ऐसे जंतु जिसके अंदर बाह्य जीन प्रवेश करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक बोलते हैं, ठीक है। इसमें कुछ बातें हैं, जानकारियां देना चाहेंगे आप लोगों को, ठीक है। इसे हम ट्रांसजेनिक बोलते हैं। और इसमें क्या है सो देखिए, आप लोग गौर से देखिएगा, इसे ट्रांसजेनिक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक कहते हैं, ठीक है। तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। कहता कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है, देखिए इसमें है कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है, क्योंकि हमको माइंड में आता है कि पक्षी तो उड़ने वाला होता है, लेकिन कुछ पक्षी ऐसा है जो उड़ नहीं सकता है। ये आपका एमू है। क्या है, एमू। ये पक्षी जो है आपका उड़ नहीं सकता है, ठीक है ना। एमू कहाँ में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एमू कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है एमू, ठीक है ना। और पक्षी क्या होता है, पक्षी में देखिए, पक्षी में क्या होता है, उसकी जो हड्डियां जो होती है, पक्षी की हड्डियां जो होती है वह क्या होती है, ठीक है ना, हवा भरी रहती है। उसकी हड्डियां में क्या भरी रहती है, हवा। पक्षी की हड्डियां में क्या होती है, हवा भरी रहती है। क्या भरी रहती है पक्षी की हड्डियां में, वह हवा भरी रहती है। और हवा के साथ छिद्रयुक्त भी होती है, याद रखिएगा, पक्षी का छिद्रयुक्त, ठीक है ना। पक्षी का जो हड्डियां होती है उसमें हवा भरी रहती है और उसकी हड्डियां क्या होती है, छिद्रयुक्त रहती है। वह सबसे इम्पोर्टेंट बात है, देखिए बहुत महत्व। पक्षी जो उड़ते हैं उसका रीजन क्या है, उसके हड्डियां में क्या होती है, भार नहीं होती है। उसकी हड्डियां जो होती है छिद्रयुक्त होती है, उसमें क्या होती है, हवा भरी रहती है, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। उसके बाद है पक्षियों का महाद्वीप, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पक्षियों का महाद्वीप, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, पक्षियों का महाद्वीप आपको दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका का, ठीक है। संसार का जो सबसे बड़ा पक्षी है, संसार का सबसे बड़ा पक्षी का बात करें, संसार का सबसे बड़ा पक्षी, ठीक है, संसार का सबसे बड़ा पक्षी, संसार का सबसे बड़ा पक्षी की बात किया जा रहा है, ठीक है। आपको संसार का सबसे बड़ा पक्षी जो है आपका, संसार का सबसे बड़ा जो पक्षी है आपका शुतुरमुर्ग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, शुतुरमुर्ग, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन हो जाएगा आपका, शुतुरमुर्ग हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा हो जाएगा आपका, शुतुरमुर्ग आपका हो जाएगा संसार का सबसे बड़ा पक्षी। और सबसे छोटा पक्षी अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे छोटा पक्षी आपका हमिंग बर्ड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, हमिंग बर्ड, याद रखिएगा, सबसे छोटा पक्षी हमें। और सबसे बड़ा अंडा भी पूछा जाएगा तो भी आपका शुतुरमुर्ग ही होगा। सबसे बड़ा अंडा भी क्या होता है, शुतुरमुर्ग का। सबसे बड़ा पक्षी भी आपका शुतुरमुर्ग ही हो जाएगा। सबसे छोटा पक्षी आपका हमिंग बर्ड हो जाएगा। पक्षी में क्या होता है, अस्थियां जो उनकी हड्डियां होती है उसमें हवा भरी होती है, छिद्रयुक्त होती है। पक्षियों का महाद्वीप आपको दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। पक्षियों का महाद्वीप आपको दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। इतना सारा है, याद रखिएगा इसके बारे में। इसके बाद है आपको केंद्रक की विभाजन क्रिया को क्या कहा जाता है, केंद्रक के जो विभाजन क्रिया को क्या कहा जाता है, कैरियोकाइनेसिस। क्या बोला जाता है, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। केंद्रक के विभाजन को क्या बोला जाता है, कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक के विभाजन को बोला जाता है। उसके बाद है रक्तप्लता। एक क्या है, देखिए रक्तप्लता क्या है, ये अल्पता रोग है। क्या है, अल्पता रोग है, ठीक है। रक्तप्लता क्या है, एक अल्पता रोग है, ठीक है ना। ये जो बीमारियां हैं आपको इसके बारे में विशेष जानकारी देते हैं। ये जो अल्पता रोग है ये आपको विटामिन B12 की कमी से होती है। किसको होती है, विटामिन B12 की कमी से, विटामिन B12 की कमी से है। इसका जो रासायनिक नाम है आपका विटामिन, उसका नाम है विटामिन B12 का रासायनिक नाम की बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। इसका जो, ठीक है, विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है साइनो, क्या नाम है,
साइनोकोबाल्मीन, कोबाल्मीन क्या नाम है? साइनोकोबाल्मीन इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, ये जो है ये इसमें विटामिन B12 में, याद रखिएगा, विटामिन B12 में कोबाल्ट भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट भी पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, विटामिन B12 में कोबाल्ट भी पाया जाता है। विटामिन B12 को जो रासायनिक नाम है आपको साइनोकोबाल्मीन है। ठीक है, विटामिन B12 के से अल्पता रोग होता है। ठीक है ना, उसमें आप इसके बारे में भी जानिए कुछ। प्रोटीन की कमी से जो होता है ना, प्रोटीन की कमी से, ठीक है ना, वो प्रोटीन की कमी से क्वाशोरकर रोग हो जाता है। कौन सा होता है? क्वाशोरकर। कौन सा रोग हो जाता है? क्वाशोरकर रोग होता है। ठीक है ना, प्रोटीन की कमी से क्वाशोरकर रोग भी आपको हो जाता है। उसके बाद आपका मरासमस रोग भी होता है, प्रोटीन कमी। दो रोग याद रखिएगा, मरासमस और क्वाशोरकर, ये दोनों किससे होता है? प्रोटीन की कमी से आपका दोनों रोग होता है। ठीक है ना, उसके बाद याद रखिएगा आप, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन का जो निर्माण होता है, प्रोटीन में क्या क्या रहता है सो देखिए। इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन भी होता है। ये सब का मिश्रण है। ठीक है, प्रोटीन में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी होता है। ठीक है, संक्रामक, ठीक है ना, एक बता देते हैं आप लोगों को, ये जो, ठीक है ना, एक संक्रमण विटामिन होता है। संक्रमण जो विटामिन होता है उसे ए को बोला जाता है। संक्रमण विटामिन किसको बोला जाता है? विटामिन ए को, याद रखिएगा। संक्रमण विटामिन किससे बोला जाता है? तो संक्रमण जो विटामिन है, विटामिन ए को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? विटामिन ए को संक्रमण, ठीक है ना, विटामिन भी बोला जाता है आपको। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप लोगों को आज, ठीक है ना, 15, ठीक है ना, आप लोगों को सुपर 30 की जगह आज सुपर 15 क्वेश्चन करवाए हैं, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो आप लोग इसी प्रकार इस चैनल पर प्यार बनाए रहिए और जानकारी, ठीक है ना, नए नए, ठीक है ना, जो महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टॉप जो क्वेश्चन है उनको मैं लेके आता हूँ, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एक ऐसा क्वेश्चन लेके आता हूँ जो आपका PYQ से लेके और अभी के एग्जाम में जो रनिंग क्वेश्चन है उसको लेके आपको आता हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और डिटेल्स के साथ लेके आता हूँ। इसलिए इस चैनल पर प्यार बनाए रहिए और अच्छा लगता है अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।